हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट के 19 लेक्चर जो कि हम पहले अपलोड कर दिए हैं, ये आपका 20 लेक्चर है। तो इसमें हम और भी देखेंगे। हालांकि ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, तो ये आप इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर दोनों को हम मिक्स करके इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत 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 कंसेप्चुअल है और ये प्रॉब्लम 1996 में, और ये हालांकि ये 2-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट बस इसमें वही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन इज स्मॉल डी इज सी। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको क्या दे दिया हुआ है, और ये जो कि आपको दिख रहा है कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो इट इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका एरिया जो कि आपको दे दिया हुआ है, इट्स एरिया इज ए एंड सेपरेशन इज स्मॉल डी इज सी। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड with two wedges of dielectric constant K1 and K2 respectively. Find the capacitance of the resulting capacitor. तो इसका आपको कैपेसिटेंस निकालना है, और ये आपको दे दिया, दिस इज K1 एंड दिस इज K2। तो दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, एक का K1 है, एक का K2 है। ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल d एंड इट्स कैपेसिटेंस इज C। तो C इसका कैपेसिटेंस है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विथ टू वेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमको कैपेसिटेंस चाहिए, और अभी तक हम जितना भी कैपेसिटेंस देखे थे, तो या तो वो पैरेलल था सीरीज, यानी कि या तो उसका कुछ ऐसा था, हाफ पार्ट में होता था, या तो हाफ पार्ट में इस टाइप से होता है, यानी कि इस टाइप का प्रॉब्लम हम अब तक नहीं किए थे। तो ये जो टाइप है आपके लिए, ये आपके लिए नया टाइप है। तो जब इसमें हम बात करें कि हमको क्या चाहिए, वही वापस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको कितना दिया, ये क्या दिया, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और ये जो है डायगोनल है इसके बीच का। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप का जब प्रॉब्लम रहे, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज कर रहा है। इसमें हम अब तक इस टाइप से बात किए थे, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हो, लेकिन अब या तो ये पैरेलल होगा कि सीरीज होगा, ये अब हम देखेंगे। तो ये बीच का गैप D है, सपोज दैट इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, सपोज दैट इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम B ले लेते हैं। सो कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो वैसे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D। ये इसका क्या होता है, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। लेकिन तब होता है जब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक अभी तक इंसर्ट नहीं किए हैं। तो क्या होता है, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें इंसर्ट करते हैं, तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो जब भी हमको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को बढ़ाना होता है, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें हम इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which is increase their capacitance k times। तो क्या हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए क्या है उसका, सरफेस एरिया। तो ए क्या है उसका, सरफेस एरिया जो कि आपको दिया भी है। सो इट हैज इट्स सरफेस एरिया दैट इज ए, प्लेट एरिया। तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, तो ये आपको ये दिया हुआ, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये है। अब इसमें हम क्या किए, इंसर्ट किए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका के टाइम्स क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस
के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाता है, बट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड decreased by k टाइम्स। अब ध्यान से देखिए, तो इसका क्या हो जाता है कैपेसिटेंस, जैसा कि आपको पता है Q बराबर क्या होता है CV। अब अगर इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया, अब कैसे हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, अब सिंपल सा बात है कि चार्ज तो कंजर्व होता है ना, कैपेसिटेंस करता क्या है, कैपेसिटर का काम है सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये सिर्फ चार्ज को ना तो ये क्रिएट करता है ना डिस्ट्रॉय करता है, तो ये करता क्या है, तो ये करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका कैपेसिटेंस जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू के टाइम्स इसका इंक्रीज कर गया। तो क्योंकि तो चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, चार्ज तो इंक्रीज नहीं करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम इसमें इंसर्ट किए तो चार्ज तो ये क्या हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है E.D दैट इज इक्वल टू V, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अगर हमको रिलेशन चाहिए, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज या तो ये मान लीजिए या तो नेगेटिव साइन डॉट dr दैट इज V। जो भी अगर कांस्टेंट हुआ तो ये, और अगर वेरिएबल हुआ तो -E.dr दैट इज V। तो क्या हम देखें अभी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया इसमें हम जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब क्या है चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो एक अगर इंक्रीज किया है तो दूसरा को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो अगर कैपेसिटेंस इसका k टाइम्स इंक्रीज कर गया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और अगर डिक्रीज करेगा तभी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, लॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में भी होगा। तो पहले जो इसका कैपेसिटेंस था, तो पहले जब चार्ज हम निकालते थे तो क्या होता था Q बराबर CV। अब जो चार्ज है वो Q डैश है, तो आपको लॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन के थ्रू Q का वैल्यू Q डैश के बराबर होना चाहिए। दैट्स वाई अगर उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर गया है तो उसका बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज करना चाहिए, ताकि रिजल्टेंट चार्ज Q डैश के बराबर हो जाएगा। तो इसका V जो है अब V नहीं रह के V/K हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर D, तो सिंपल सा बात है कि E दैट इज इक्वल टू V/D। D में तो चेंज नहीं होगा, बीच का सेपरेशन तो चेंज नहीं हो सकता है ना। ये जो बीच का सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच में, दिस इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। ये क्या है, प्लेट के बीच का सेपरेशन, ये तो चेंज नहीं होगा। तो एक के टाइम से इंक्रीज किया तो एक के टाइम डिक्रीज करेगा। सो ओवरऑल क्या होगा, Q डैश के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज जो है Q डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आप क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है के टाइम जब उसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बेसिक सा रूल। अब हमको क्या निकालना है कि A से B के बीच में C इक्विवेलेंट बिटवीन A टू B। तो A से B के बीच में अगर हमको C इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या लेंगे, क्योंकि इसमें हर चीज वेरिएबल है, तो क्या करेंगे X डिस्टेंस पे हम क्या ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। टेक ए एलिमेंट, X डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे,
और वो जो है कुछ एंगल बनाएगा, सपोज दैट ये एंगल थीटा इस पे बनाएगा। अब हम क्या लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि इसमें हर चीज वेरिएबल, कांस्टेंट रहता तो आप डायरेक्ट ला सकते थे, लेकिन इसमें सब कुछ वेरिएबल है, यानी कि डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, एंगल भी वेरी करेगा। तो एक्स एक क्या लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल। सो टेक ए एलिमेंट विच इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद, अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए सी इक्विवेलेंट में अगर यहां से हम 3 एम्पियर का करंट इंसर्ट करते हैं तो यहां वापस भी 3, तो ये कौन सा है, आपको ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जो भी आए इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, वो आपस में कनेक्शन कौन सा होगा, सो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये आपको सीरीज दिख रहा है, लेकिन पहले हमको निकालना पड़ेगा C1 और C2 का वैल्यू। सो इसमें हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड इट्स थिकनेस इज dx। एरिया तो एक लेंथ ले लेते हैं क्योंकि ये जो है 3D पिक्चर है। तो और बीच का सेपरेशन, प्लेट के बीच का सेपरेशन आप ऐसा समझिए कि इसका लेंथ को हम L ले लेते हैं और इसका जो विड्थ है, यानी कि इसका जो एरिया है L इंटू बी। तो प्लेट, क्योंकि ये 3D पिक्चर है तो ऐसा आप समझिए कि 2 प्लेट है। अब इसका इस टाइप से आपको मिलाया गया है, दोनों के डायगोनल को मैच करवाया है, और एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि K1 है और दूसरा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि आपका K2 है। तो एरिया क्या है, L इंटू बी। तो इसमें हम क्या लिए, x डिस्टेंस पे, यानी कंसीडर एन एलिमेंट which is x distance from the point, इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज O, तो और इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज P। तो हम क्या ले लिए हैं, कंसीडर एन एलिमेंट विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O and his thickness and its thickness is dx, और इसका थिकनेस क्या है, dx है। तो हम क्या कर रहे हैं कि C1 का हम पहले निकालेंगे कैपेसिटेंस और C2 का कैपेसिटेंस निकालेंगे। और आपको पता है कि A से B यानी कि C1 एंड C2, since C1 and C2 are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी निकालेंगे, क्योंकि अगर 3 एम्पियर का करंट यहां से इंसर्ट करते हैं तो 3 एम्पियर का आउट, यानी कि क्या है, तो दोनों के बीच में करंट सेम है, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको क्लियरली दिख रहा है। और इस टाइप से डायगोनली इस बार दिया गया है, इस बार इस टाइप से, अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे लेकिन डायगोनली हम नहीं किए थे। तो कंसीडर एन एलिमेंट, इस बार एलिमेंट है। अब उसका एरिया क्या होगा, जब एक एरिया हम x ले लिए हैं और दूसरा इसका विड्थ, तो लेंथ क्या है, तो इस प्लेट का जो लेंथ है उसको हम L ले लिए हैं और इसका जो विड्थ है वो आपका B है। तो विड्थ तो कांस्टेंट है, अब लेंथ जो है इसका चेंज कर रहा है। इस बार जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, इस बार एरिया, जैसा कि कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ C1 तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब एरिया क्या होगा, क्योंकि एरिया इस बार क्या, लेंथ हम x लिए हैं, सो इट हैज इट्स लेंथ दैट इज x। और विड्थ क्या है, तो विड्थ तो कांस्टेंट है, उसमें तो कुछ नहीं है, तो b। तो अब एरिया हो गया ये, और इसका थिकनेस क्या है, तो dx, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो K1, तो K1 से मल्टीप्लाई कर दिए। और बीच का सेपरेशन, तो बीच का सेपरेशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या बीच का सेपरेशन D है, क्या हम D लिख लें, नहीं,
डी आप तब लिखते जब सब कुछ कांस्टेंट हो, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डी माइनस टी बाय एल इंटू एक्स। तो हम तब लिख सकते थे इसका डी, यानी कि डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो इस बार प्लेट का सेपरेशन क्या होगा, क्या डी हम लिख दें, तो इसमें जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। एरिया क्या होगा, तो विड्थ, यानी कि इसका जो विड्थ है वो बी जो कि कांस्टेंट है, और लेंथ को हम वेरी करवा रहे हैं, यानी एक्स जो चेंज कर रहा है, तो एक्स का अपर लिमिट एल होगा और एक्स का लोअर लिमिट 0 होगा। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हम इसके लेंथ को वेरी कर रहे हैं। तो अगर लेंथ वेरी होगा तो बीच का सेपरेशन भी वेरी होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे ये डी, यानी कि बीच का सेपरेशन, ये डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तो इस बार क्या होगा, डी हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, तो इसको हम लिखेंगे डी डैश। तो डी डैश क्या होगा, तो डी माइनस डी बाय लेंथ एल इंटू एक्स। अब x का वैल्यू आप ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, x अगर 0 हो तो जब x 0 होगा तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, d बाय एल। अब x का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम l हो सकता है। तो जब ये l होगा ना तो ये कैंसिलाइज हो जाएगा, यानी बढ़ते 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 जब ये इस पॉइंट पे आ जाए, सपोज दैट दिस पॉइंट इज s, तो ये जब हम इस टाइप से वेरी करवा रहे हैं तो यहां पे हम क्या ले रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं। तो एलिमेंट ले रहे हैं जिसका लेंथ, जिसका विड्थ तो हम पहले से ही b ले लिए, यानी इसका विड्थ चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका चेंज क्या कर रहा है, इसका चेंज कर रहा है, इसका लेंथ चेंज कर रहा है। और लेंथ क्या है, x क्या ले लिए हैं, तो x इज इट्स लेंथ। तो x हम ले लिए हैं यहां पे लेंथ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा L इंटू एल के जगह पे x, तो x इंटू वी, और dx क्या है, उसका थिकनेस है यानी, और यहां पे d का वैल्यू तो ये हो जाएगा, सो d डैश, और d डैश क्या है, d माइनस d बाय एल इंटू एक्स। अब x जैसे जैसे वेरी करेगा तो यहां पे क्या क्या वेरी कर रहा है, तो x वेरी करता है तो उसका कैपेसिटेंस भी वेरी कर रहा है, यानी कि इस बार जो क्वेश्चन है ये आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम है। अब तक जितना भी प्रॉब्लम किए थे सब कांस्टेंट था, लेकिन ये इस बार क्या है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का ये प्रॉब्लम है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो अब यहां पे C1 का वैल्यू आपका आ गया, और बीच का सेपरेशन जो कि हमेशा d होता था इस बार d नहीं है क्योंकि वो भी वेरी कर रहा है। तो ये हम क्या ले लिए हैं, this is element which is taken x distance from this point of corner, that is O, and it has its width, that is b, so it has its area x into b, and its thickness dx, its thickness, and k is its dielectric constant. So C1 we will get the value of C1, after all we will get the value of C2। आपस में कौन सा कनेक्शन है इसका, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको दिख रहा है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो भी किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। तो हमको निकालना है कैपेसिटेंस, तो ए और बी के बीच में। तो यहां पे C1 का वैल्यू आ गया आपका। अब हम C2 का वैल्यू लें, कैपेसिटेंस ऑफ C2। तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वापस से फिर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कांस्टेंट है। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया अगर हम देखें तो इसका भी एरिया कैपेसिटेंस ऑफ C2, तो इसका आपको पता है कि विड्थ जो हम लिए हैं वो क्या है, b, और इसका एरिया जो होगा b इंटू इट्स थिकनेस, दैट इज dx। तो आप ऐसा समझिए कि इसका आपका क्या हो जाएगा, b, इसका अगर एरिया निकालेंगे और इसका थिकनेस क्या है, तो जैसा कि हम पहले ही ले चुके हैं, थिकनेस क्या है, dx, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ये, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि आपका कितना दिया हुआ है, K2। अब क्या है, बीच का गैप, तो बीच का गैप क्या है, जो कि सेपरेशन बिटवीन देम, जो कि हम पहले ही बताए हैं d है, लेकिन क्या इसमें d था, नहीं। तो अब इसमें क्या बचा, तो इसमें बचेगा d माइनस d डैश। तो अगर C2 का कैपेसिटेंस की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। एरिया, तो एरिया क्या होगा,
B and its thickness that is dx, dielectric constant K2 divided by d minus d dash, यानी कि जो भी गैप है d dash, अब ध्यान से देखिए d dash का वैल्यू क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, यानी इसमें हर चीज वेरी कर रहा है, कैपेसिटेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आईडीजे पूछा है क्योंकि इसमें हर चीज वेरी कर रहा है। तो जैसा कि इसमें x वेरी करेगा तो बीच का सेपरेशन भी चेंज कर रहा है। इसका एरिया, तो एक का एरिया अगर लेंथ एक था तो लेंथ क्या क्या था x, और उसका विड्थ क्या था b था, तो उसका एरिया क्या हुआ x इंटू बी। लेकिन इसका क्या हुआ एरिया b इंटू इट्स थिकनेस दैट इज dx। अब क्या है, ये आपका क्या आ गया कैपेसिटेंस ऑफ दिस पार्ट दैट इज C2। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट b इंटू dx, दिस इज एरिया एंड K2 इज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो d माइनस d डैश। तो d डैश का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे d माइनस d डैश, तो माइनस d डैश प्लस d बाय l इंटू एक्स, इससे ये कैंसिलाइज हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ C2। इसका वैल्यू क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट b इंटू K2 इंटू dx डिवाइडेड बाय d बाय l इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए l ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे बच जाएगा d, तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ दिस पार्ट। और सिंस C1 and C2 are connected in series combination, so its capacitance is equivalent capacitance की बात करें तो ये आपका C2 आ गया और नीचे क्या है d इंटू एल, सो दिस इज वैल्यू एप्सिलॉन नॉट b इंटू l इट्स लेंथ K2, सो ऊपर dx नीचे आपका d इंटू एक्स, तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ C2। तो C1 एंड C2 ये आपका दोनों का क्या आ गया कैपेसिटेंस, और दोनों किस में कनेक्टेड है, तो अब हम निकालते हैं C इक्विवेलेंट का वैल्यू। सो इट्स वैल्यू इज C इक्विवेलेंट। तो अगर हम यहां से निकालें, लिख दें सिंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड in series combination, so C equivalent that is C1 1 by C1, so 2 into C1 into C2, C1 into C2 divided by C1 plus C2, so it's equivalent capacitance। तो C1 का भी वैल्यू आपको पता है, C2 का भी वैल्यू पता है, तो C इक्विवेलेंट यहां से हम निकाल लेंगे। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का वैल्यू ये है, C2 का वैल्यू ये है, तो यहां से अगर हम कॉमन ले तो एप्सिलॉन नोट और यहां पे आपको क्या दिखेगा K1 K2 और कौन सा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट L इट्स लेंथ, B यहाँ पे तो B इंटू बी स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट स्क्वायर, ये आपस में मिलेगा C1 एंड C2। तो और कोई टर्म जो कॉमन है नहीं, और कोई टर्म नहीं, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये इसके वजह से dx और C1 प्लस C2, तो यहां से अगर हम निकालें तो dx इंटू dx, इसका भी dx इसका भी dx, तो dx स्क्वायर, ये आपका आ गया दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सिर्फ dx और यहां पे मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो d अगर हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स बाय एल, तो ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो C1 एंड C2 ये तो आपस में मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो जब लेंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट b dx, ये तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका कॉमन अगर निकल गया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं एप्सिलॉन नोट b इंटू dx, ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए, C1 का वैल्यू हम कहाँ से लाए थे, तो C1 के लिए हम ये यूज किए थे कि एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो एरिया इसका हो जाएगा, लेंथ L है, विड्थ V है, तो एरिया हो जाएगा x इंटू बी, और उसका थिकनेस dx है इंटू K1 डिवाइडेड बाई d माइनस, सो टोटल सेपरेशन बिटवीन देम जो कि d होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इसका सेपरेशन क्या हो गया, d डैश, d माइनस डी बाई एल इंटू एक्स। तो ये हो गया C1 का क्या, कैपेसिटेंस, यानी कि इसमें क्या है, कैपेसिटेंस वेरिएबल है, डिस्टेंस भी वेरिएबल है, हर चीज यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अगर हम C2 की बात करें तो C2 में एरिया क्या होगा, तो C2 में एरिया हो जाएगा B इंटू और इट्स थिकनेस दैट इज dx, और इसका क्या हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K2 है, तो K2 से, और बीच का सेपरेशन, सेपरेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में D, अब क्या है, टोटल D था, अब ध्यान से देखिए टोटल D सेपरेशन था, अब D में D डैश ये ले लिया, तो बचा कितना, तो बचा D माइनस डी डैश, तो इसमें सेपरेशन क्या होगा, सो D माइनस डी डैश। तो इसमें हम क्या क्या देखें, कैपेसिटेंस जो कि वेरी कर रहा है, और इसका आपस में कनेक्शन क्या है, सिंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन बैठा रहा है, तो ये सीरीज। और वैसे भी हम बताए थे कि क्या कर लेते हैं, जो भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि उसको हम रिवर्स कर लेते हैं, तो होना तो चाहिए था C1 प्लस C2, लेकिन क्या हो जाएगा, तो ये C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो ये आपका आ गया कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की बात अगर करें तो हम क्या बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहां से C1 और C2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ वेरिएबल है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि C1 कहां से आया, C2 कहां से आया। तो इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा 0 से L K1 K2 A उसका एरिया एप्सिलॉन नॉट, dx उसका थिकनेस, K2 L इंटू डी प्लस D, और यहां पे क्या हो जाएगा K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 इंटू एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बस अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एक में एरिया हो गया B इंटू एक्स, एक में आपका क्या हो गया B इंटू डी एक्स, और एक का K1 कांस्टेंट था, एक का K2, और बीच का सेपरेशन D माइनस टू। बस इतना ही काम किए हैं, और इसका कनेक्शन कौन सा था, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट आपका यहां से आ जाएगा 0 से L। अब अगर हम यहां देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है यानी कांस्टेंट यहाँ पे K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर हो जाएगा 0 से L, और यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे K2 L D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा D K1 माइनस K2 इंटू एक्स। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करें, अब इंटीग्रेट करें, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा K1 K2 A एरिया एप्सिलॉन नॉट। अब इसको करें 0 से L dx, और ये आपका क्या हो जाएगा K2 L इंटू डी प्लस D K1 माइनस K2 इंटू एक्स। अब हम थोड़ा सा इसको इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसमें कोई टफ इंटीग्रेशन है नहीं। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर लिए, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर ही रहेगा, K1 K2 A इसका एरिया एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट जो कि हम पहले भी बोले थे, अपर लिमिट x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई रोल, तो याद रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन हो और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, यानी कि इस टाइप से रहे, यानी कि dx बाय x रहे,
इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन यानी x का डिफरेंशिएशन, यानी कोई भी फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन उसके क्या हो, न्यूमरेटर में हो, यानी कि डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर है, इसका जो डिफरेंशिएशन ऊपर रहे तो इसका सिंपली हो जाता है log x विथ बेस e। एग्जैक्टली वही चीज यहां पे कॉपी हम करेंगे। क्या है, तो x का डिफरेंशिएशन दैट इज dx, तो इस टाइप से आपको मिल जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन x, तो x का डिफरेंशिएशन जो कि आपको ऊपर में दिया हुआ है dx। तो जब भी कोई फंक्शन रहे, तो ये हम बात बहुत बार बताए भी हैं कि ऊपर f डैश x रहे और नीचे fx रहे, और जब इसका हमको इंटीग्रेशन करना होता है तो log fx डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मिल जाए तो काम ही क्या है, log लगा देंगे। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि क्या कर देंगे, log बस लगा देंगे। तो ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, log क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और x के जगह पे ये आपका जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कौन सा हो जाएगा, k1 माइनस k2 इंटू डी। तो ये इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। x में जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, और यही डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, जो कांस्टेंट टर्म इसमें मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे log x आ जाएगा, और x के जगह पे ये सारा टर्म आपका आ जाएगा, क्या, d k1 माइनस k2 इंटू एक्स, और अपर लिमिट l, लोअर लिमिट 0। तो बस अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या हो गया, इसको हम ले लिए x। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, अब कहिएगा कि टोटल का डिफरेंशिएशन हमको लेना है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d k1 माइनस k2। तो ये ऊपर में होना चाहिए, तो ये ऊपर में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो उसी को डिवाइड लास्ट में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, नीचे आपका जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर रहे तो log x सिंपली लिख दीजिए, log x। तो इसका क्या हो जाएगा, x के जगह पे, तो x के जगह पे ये जो है इतना बात आपका x हो जाएगा। आप ऐसा समझिए ये आपके लिए x के तरफ ट्रीट कर रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या किए, तो ये वाला कंसेप्ट हम यूज किए। तो इसका तो वैसे भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी कि dc बाई dx दैट इज 0। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट l है, तो हम क्या यूज करेंगे, k1 इंटू k2 जो कांस्टेंट टर्म है, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d k1 माइनस k2 जो कि आपको दिख रहा है। अब अपर लिमिट इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, तो अपर लिमिट हम l यूज कर सकते हैं, लोअर लिमिट तो ये आपका क्या हो जाएगा, log विथ बेस e, d को तो d ही रहेगा, k1 माइनस k2 रहेगा, और x के जगह पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो x के जगह पे l हो जाएगा, और लोअर लिमिट में जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब इसमें 0 रखेंगे तो ये टोटल टर्मिनोलॉजी 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, यही दिस इज योर फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, फाइनल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इसमें हम किए क्या, C1 का वैल्यू निकाले, C2 का वैल्यू निकाले, दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो C1 इंटू C2। उसके बाद हम क्या बेसिक सा इंटीग्रेशन का ये रूल लगाए, तो बाद में हम यहाँ तक पहुंचे। और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, दिस इज योर required answer. Capacitance of this capacitor which has its dielectric constant that is K1, this half diagonal, and K2 आपका x। तो x आपका ये टोटल रहेगा, बाकी सब चीज वही रहेगा, बस x के जगह पे ये टोटल आपका सीरीज आ जाएगा, यानी कि प्लस K2 LD, ये भी ऐड कर दीजिए। तो आप ऐसा समझिए कि इस टोटल को, ये आपके लिए पूरा फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन dx। और वैसे भी कहे थे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, log विथ बेस e, सो k2 ld प्लस d इंटू k1 माइनस k2 इंटू x,
अब अपर लिमिट इसमें हम रख देंगे L और लोअर लिमिट 0। तो जब अपर लिमिट L रख देंगे तो क्या हो जाएगा, और लोअर लिमिट 0, तो जब इसको पुट करेंगे तो इससे रिजल्ट थोड़ा सा दूसरा आएगा। हम क्या किए, बस थोड़ा सा इसमें मिसिंग हो गया कि ये टोटल x होगा, टोटल x होगा, बस इतना x नहीं होगा, टोटल। अब वैसे भी इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपका L है, लोअर लिमिट 0 है। तो जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो आप ये चलता रहेगा, कांस्टेंट टर्म में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो जब अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो log विथ बेस e, तो जब यहाँ पे L रख देंगे तो क्या हो जाएगा, K2 L D, और जब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, L रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, DL, और ये क्या हो जाएगा, K माइनस K1 माइनस DL K2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला आपस में कैंसिलाइज हो जाएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वाला चला जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, तो ये बच जाएगा क्या, सिर्फ K2 L और D। तो ये आपका आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम इसका अगर फाइनल कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो मल्टीप्लाई रहता रहेगा, यानी K1 इंटू K2 A एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और यहाँ पे K2 माइनस K1 माइनस K2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सिंपल सा बात है, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका बीच में माइनस साइन, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बच जाएगा K2 माइनस, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला log a माइनस log b, ये क्या हो जाता है, log a बाई बी। log का ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log a माइनस log b, दैट इज log a बाई बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a बाई बी। तो a के लिए क्या हो जाएगा, K2 L D डिवाइडेड बाय K1 L D। तो ये LD कैंसिल हो जाएगा, और वापस से आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 K2 A इंटू एप्सिलॉन नॉट D K1 माइनस K2 log विथ बेस E K2 बाई K1। ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। सो दिस इज योर आंसर। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। C1 का कैपेसिटेंस जो कि वेरी कर रहा था, C2 का कैपेसिटेंस जो कि वेरी कर रहा था, फिर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले, फिर हम क्या ले लिए, ये आपका बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज किए, इंटीग्रेशन का ये वाला कंसेप्ट हम यूज किए। बेसिक सा इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं था, इतना को हम x ले लिए। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो x बराबर L रखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा K2 LD, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा K1 भी। तो a माइनस बी लॉग a माइनस बी लॉग a बाई बी हो जाता है। तो लॉग a बाई बी, तो ये बहुत ईजी, मतलब बहुत ये कंफर्टेबली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे कंसेप्ट को एक्यूमुलेट करना पड़ा। सो जब भी हम PYQ सीरीज की बात करते हैं तो इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट होता है। इसमें आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिला होगा कि जब वेरिएबल कैपेसिटेंस हो, फिर उसका हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो ये वाला हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएं, फिर ये इंटीग्रेशन यूज किए, फिर लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज किए, फिर थोड़ा डेफिनिट इंटीग्रेशन यूज कर दिए। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सो इट इज मोस्ट बेनिफिशियरी फॉर JER।